हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित कुमार उपस्थित हूँ आज आपके सामने जंतु जगत का अंतिम पार्ट लेकर। जैसा कि मेरे दोस्तों, हमने कल जंतु जगत के कई संघों समाप्त किए थे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इसके बाद हमने किया था निडीरिया के बाद हमने किया था टेनिफोरा, उसके बाद किया था प्लेटीहेमिल्थ्रीज, नेमेटोडा, एनलेडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्टडी करेंगे एकाइनोडर्मेटा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप कलम और अपनी नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो साथ में लेके बैठिए। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब आप किसी चीज को लिखते हो तो डायरेक्ट वो आपके माइंड पे हिट करती है, आपके मस्तिष्क पे हिट करती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इस नाम को आप समझिए। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनो मतलब होता है मेरे दोस्तों कांटे, और डर्मेटा मतलब होता है त्वचा। यानी कि इसके नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये प्रेजेंट हो रहा है कि जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हों वो एकाइनोडर्मेटा संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, इस संघ को बिलोंग करते हैं। क्या बोला मैं आपसे बोल रहा हूं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो कांटे, डर्मेटा मतलब होता है त्वचा, जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं वो एकाइनोडर्मेटा संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ये देखिए। और बड़ी बात क्या कि ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं, सीधी बात है, ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इन नामों से, इन एग्जाम्पल से, इन उदाहरणों से आप परिचित ही होंगे। स्टार फिश बचपन से सुनते आए हैं, तारा मछली, समुद्री खीरा, सिलिली और सियरकिन। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोला एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या होता है? एकाइनो मतलब होता है कांटे, डर्मेटा मतलब होता है त्वचा। जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हों वो एकाइनोडर्मेटा संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं। उदाहरण स्टारफिश, समुद्री खीरा, सी लिली और सियरकिन। अब बात करते हैं मछली के बारे में। ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब भी आपको बताते हैं। मछली श्वसन जो करती है, किससे करती है? गलफड़ों से करती है। क्या बोला मैं आपसे? मछली श्वसन कहां से करती है? अपने गलफड़ों से, गिल से करती है। देखिए, शार्क मछली में बोन्स नहीं पाई जाती। एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। शार्क मछली में बोन्स नहीं पाई जाती। और मैंने आपको यह बताया था लास्ट क्लासेस में। देखिए दोस्तों, यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, शार्क मछली में बोन्स नहीं पाई जाती है। और मैंने आपसे बताया था कि जंतु जगत में सबसे पहले कौन आया था। तो मेरे दोस्तों, जंतु जगत में सबसे पहले जो आई थी वो आई थी मछली। और बोलो उसके बाद कौन आया था? मैंने कहा उसके बाद आपके उभयचर आए थे, और सबसे लास्ट में जो आए थे वो आए थे स्तनधारी। मैं आपसे क्या बोला कि ये वही मछली है जो कि जंतु जगत का जो प्रथम जंतु है, यही उत्पन्न हुआ था, इसकी उत्पत्ति हुई थी। और शार्क मछली में बोन्स नहीं पाई जाती। और बात सुनिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैम्बूशिया मछली। आपको आश्चर्य होगा, गैम्बूशिया मछली जो मच्छर खाती है, जो मच्छर खाती है, गैम्बूशिया मछली। देखिए इंपॉर्टेंट है ये गैम्बूशिया मछली। भैया लाइए, अपने तालाबों में डालिए। और मछली है जो क्या करेगी? मच्छर को खाएगी और वातावरण को क्या करेगी? आपको मतलब मच्छरों को निपटाएगी। तो खतरनाक मछली भाई, तो बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया। देखिए मतलब मॉर्टिन हो गई तो कहती क्या हो गई? मॉर्टिन हो गई, मॉर्टिन मछली। गैम्बूशिया मछली। देखिए मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोन मछली के बारे में।
स्टोन मछली यानी कि पत्थर मछली, जहर वाली मछली बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, जहर वाली मछली। ये मछली फ्लाई का मतलब ये नहीं कि उड़ सकती है, पानी से कूदेगी, थोड़ी देर तक हवा में रहेगी, फिर डाउन जाएगी, बस यही मतलब इसका कि ये मछली फ्लाई भी कर सकती है, उड़ भी सकती है। मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मछलियां जो होती हैं अपने गलफड़ों से, अपने गिल्स से श्वसन करती हैं, और मैंने आपको यह भी बताया कि जंतु जगत में सबसे पहले उत्पत्ति मछलियों की हुई थी, और मैंने आपको यह भी बताया गैम्बूशिया मछली, मेरे दोस्तों गैम्बूशिया मछली जो है वो मच्छर को, मॉस्किटोज को खाती है, उनका निपटारा करती है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि एक मछली और थी स्टोन मछली, स्टोन मछली जहर वाली मछली होती है। ओके, और मैं बता रहा शार्क मछली, शार्क मछली एक वो मछली है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो कि जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती, जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती। ओके, बात करते हैं सरीसृप की मेरे दोस्तों, रेप्टाइल्स। सरीसृप, करोड़ों वर्ष पहले रेप्टाइल्स की बात करते हैं, डायनासोर। ठीक है, अभी जो मूवी आई थी कौन सी, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, तो गॉडजिला जो है वो क्या एक रेप्टाइल ही है, करोड़ों वर्ष से पहले थे तो रेप्टाइल है। और इन्हीं के मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो आप क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, इनके वंशज हैं कौन, आपके डायनासोर्स। ओके, देखिए सरीसृप बोले तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होता है, इनका रक्त ठंडा होता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका रक्त ठंडा होता है। लर्न करिए इसके लिए, लर्न कीजिए, इनका रक्त ठंडा होता है, रेप्टाइल्स का रक्त ठंडा होता है। और मेरे दोस्तों उदाहरण इसके क्या होते हैं, देखिए डैक्रो एक छिपकली है और इसे बोलते हैं फ्लाइंग लिजर्ड, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग लिजर्ड, घड़ियाल, सर्प और मगरमच्छ। मैं आपसे क्या बोला, डैक्रो क्या होता है, फ्लाइंग लिजर्ड, एक फ्लाइंग लिजर्ड है, घड़ियाल, सर्प और मगरमच्छ। मैं आपसे बोला सरीसृप क्या होता है, इनका रक्त कैसा होता है, ठंडा होता है। उदाहरण में आपसे बोला कि डैक्रो फ्लाइंग लिजर्ड है, एक घड़ियाल, सर्प और मगरमच्छ। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पक्षी की। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पक्षी क्या होते हैं ये देखिए। पक्षी को वर्ड्स भी इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, और एक इनका नाम है एवज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया होगा एवज। देखिए इनका खून क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। पक्षियों में अत्यंत लचकदार हड्डी होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि पक्षियों में एक बहुत लचकदार हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं क्या बोला मैंने आपसे, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, मतलब हवा में उड़ने में जो इनको बहुत ही मदद करती है, क्या, न्यूमेटिक बोन। शरीर को मूव कर सकते हैं ये इस हड्डी के कारण। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या बोला कि इनका खून गर्म होता है। जब बहुत ही अत्यंत गर्मी पड़ती है क्षेत्रों में, इनका खून गर्म होने के कारण ये प्रस्थान करते हैं ठंडे क्षेत्रों की ओर। देखिए इनका खून गर्म होता है। पक्षियों में अत्यंत लचकदार हड्डी, फ्लेक्सिबल बोन होती है, जिसका नाम होता है न्यूमेटिक बोन। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सबसे बड़ा पक्षी, ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी, ये मे भी किसी ने ना सुना हो तो आप सुन लीजिए, हमिंग बर्ड, बहुत छोटा पक्षी होता है। तो मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं स्तनधारी की, मैमल्स की। मैमल्स की बात करते हैं, स्तनधारी की बात करते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो स्तनधारी होते हैं उनके हृदय के 4 पार्ट होते हैं, 4 कोष होते हैं। तो
क्या बोला मैं आपसे, हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, इनका खून गर्म होता है। देखिए क्या होता है, खून गर्म होता है, इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाती है, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। शरीर पर तो भाई बाल पाए जाते हैं, स्तनधारी है, हमारी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। देखिए ना आप शेविंग करते हैं, बोले कि अब स्त्रियों के सिर पे पाए जाते हैं बाल, हाथों में पाए जाते हैं, मतलब जितने भी स्तनधारी हैं, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, व्हेल मछली, तो एक व्हेल मछली और डॉल्फिन, सील मछली, अगर हम इनकी बात करें, बोले इन पे तो बाल नहीं पाए जाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, आप बात समझिए, व्हेल मछली को हमने स्तनधारी में क्यों रखा, ये बात है। आप बोलेंगे कि सर आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो कि भैया व्हेल मछली, डॉल्फिन और सील मछली में तो बाल नहीं पाए जाते। हमने बोला ठीक है, हमने कहा लेकिन ये एक और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कौन सी होती है, यानी कि व्हेल मछली जो होती है और डॉल्फिन जो होती है, ये बच्चों का रिप्रोडक्शन करती है, एग्स नहीं देती, बच्चों का सीधे रिप्रोडक्शन करती है, प्रजनन करती है बच्चों का। ठीक है, हम बात करते हैं मानव की, बंदर की, घोड़ा, बिल्ली, शेर, हाथी, कुत्ता इत्यादि। मतलब क्या होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका समापन यही करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, वनस्पति जगत। अब वनस्पति जगत में हम स्टडी करते हैं, वनस्पति जगत का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, वनस्पति जगत के आप क्या समझते हैं, बॉटनी। क्या बोले, बॉटनी। बोले बॉटनी क्या, जिसमें वनस्पति का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए। अरे क्या बोला मैं, कि वनस्पति जगत क्या है, वनस्पति जगत एक वह जगत है जिसमें कि पेड़ पौधे, पुष्प, पत्तियां, मतलब इन सबका अध्ययन किया जाए। ठीक है, और इनके जनक का नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। अगर कोई आपसे पूछ ले तो वनस्पति जगत का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का जनक कहा जाता है। बोले ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, पौधों में मुख्यतः 7 हार्मोन्स होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हार्मोन्स को बिल्कुल आपको लर्न करना है, बिल्कुल लर्न, आपके मस्तिष्क में आपको बिठा लेना है, क्योंकि इन 7 हार्मोन में से कोई ना कोई एक हार्मोन आपसे पूछ लिया जाएगा। और इन 7 हार्मोन्स में से आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो 2 हार्मोन्स करेंगे, एक तो करेंगे ऑक्सिन और दूसरा हम करने वाले हैं जिब्रेलिन, और तीसरा जो करेंगे हम करेंगे साइटोकाइनिन। हम आपको इसमें डिटेल्ड से बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स होते क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हार्मोन्स क्या होते हैं, जो पौधों की, समझिए हार्मोन्स क्या होते हैं, जो पौधों की वृद्धि रोकने, वृद्धि को बढ़ाने इत्यादि में सहायक होते हैं। अब आप समझेंगे मैं क्या बोला, कि हार्मोन्स के माध्यम से पौधे का विकास भी किया जा सकता है, पौधे की वृद्धि भी की जा सकती है, और पौधे को रोका भी जा सकता है। बोले ये क्या बात हुई, मैंने बोला एकदम ठीक बात हुई। मैं आपसे क्या बोला कि पौधों में 7 हार्मोन्स होते हैं, हम 7 हार्मोन्स में से 3 हार्मोन्स आज पढ़ेंगे, 4 हार्मोन्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि 3 हार्मोन्स कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स। देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, इसके बारे में बात हम करते हैं। देखिए जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन इस क्रिया को करता है। इस क्रिया को क्या करता है, इसको मतलब करता है, ये क्रिया करने में मदद करता है पौधे की। देखिए क्या होता है, ये मदद करता है कैसे, देखिए
अब बात करते हैं कि इसके बारे में प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को हम स्टडी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि इस ऑक्सिन हार्मोन्स को सबसे पहले कहां से अलग किया गया, कहां से प्राप्त किया गया। मेरे दोस्तों, इसे हम आप जैसे मानव, जैसे कि मानव के मूत्र से इसे पृथक्कृत किया गया, इसे प्यूरिफाई किया गया, इसे अलग किया गया। मैं क्या बोला कि इसे मानव मूत्र से इसे क्या किया गया, पृथक्कीकृत किया गया, अलग किया गया। देखिए, और इसकी खोज किसने की थी, डार्विन ने की थी। ये दोनों ही पॉइंट अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोला ऑक्सिन क्या होता है, इसकी खोज डार्विन ने की और इसका पृथक्कीकरण मानव मूत्र से किया गया, इसे मानव मूत्र से निकाला गया, मानव मूत्र से अलग किया गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कीजिए। इसका रासायनिक नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या बोला मैं आपसे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। अब इंडोल 3 आई ए और ए, यानी कि IAA बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है, बोल सकते हैं हम इसे इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि IAA का निर्माण जल एवं पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। चलिए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। शीर्ष भाग को एपिकल बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल बड बोलते हैं। देखिए, शीर्ष मतलब ऊपर भी होता है। ये देखिए, बात करते हैं पेड़ की। यहां पर छोड़िए, इसे देखिए, ये पेड़ तो ज्यादा खतरनाक हो गया। एक इजी पेड़ लेते हैं हम लोग, जैसे कि मानो ये एक तना हो गया, ये इसकी जड़ हो गई, ओके, ये आपकी मिट्टी हो गई, ओके, ये आपका क्या हो गया, लीव्स हो गई, ये आपकी लीव्स हो गई, थोड़ा पेड़ और बढ़ा, ये भी आपकी थोड़ी सी लीव्स हो गई, ये पौधा ऊपर बढ़ रहा है, ये भी आपकी लीव्स हो गई। ये देखिए, होता क्या कि एपिकल बड कहाँ कहाँ होता है पौधे में, सबसे ऊपरी भाग और इन जड़ों का भाग, निचला भाग, ये क्या होता है, एपिकल बड। शीर्ष भाग एपिकल बड। मेरे दोस्तों, मैं आपसे क्या बोला, आप बात को समझिए कि एपिकल बड क्या होता है। इस ऑक्सिन हार्मोन का वर्क मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। ये आप प्लांट देख रहे होगे, इस पौधे को देख रहे होगे, ये देखिए नाजुक सा पौधा, इसके ऊपर जो वाला पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसे एपिकल बड बोलते हैं। और जड़ों वाला भाग होता है, निचला भाग जो होता है, इसे भी एपिकल बड बोलते हैं। मतलब क्या कर नहीं, मतलब यह है कि जहां से पौधा लंबाई पकड़ता है, जहां से ऊपर बढ़ता है, ऊपर कहां से बढ़ेगा, ऊपरी भाग से, ठीक है। और ये क्या होगा आपका निचला भाग। तो हुआ क्या, मैं आपसे क्या बोला, IA का निर्माण जड़ एवं पौधों के शीर्ष भाग पर होता है। ये इसकी वृद्धि करता है ऊपरी पार्ट की और ये निचले पार्ट की। बोले इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे बोला कि ये बताइए, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन आपने बताया, दो टर्म बताई, दो आपने वर्ड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऑक्सिन पे कैसे अप्लाई करोगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैं आपसे बोला कि आपने कभी हैव यू एवर सीन सनफ्लावर, आपने बोला बिल्कुल देखा है हमने तो बड़ा पढ़ा है सनफ्लावर के बारे में। तो मैंने कहा दोस्तों, आप देख रहे होगे कि जब सनफ्लावर मूव करता है, जिधर सूरज जाएगा उधर उधर जाता है वो, तो सनफ्लावर में ऑक्सिन हार्मोन अधिक होता है, जो कि सन की ओर क्या करता है, गति करता है। सुनिए मैं क्या बोला, सनफ्लावर जो होता है, आपने देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में सन जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वो मूवमेंट करता है। तो ये क्यों होता है, कहीं ना कहीं उसका जो एपिकल बर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि लीव्स घूमती है, कभी आपने देखा ना, लीव्स नहीं, क्या मूवमेंट करता है, उसका मूव करता है, क्या जो ऊपर का पार्ट होता है आपका फ्लावर, यानी कि जो फूल है वो मूवमेंट करता है, मूव करता है। मैं आपसे क्या बोला कि जो सनफ्लावर होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है
और जो कि एपिकल बड पे काम करती है, तो इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश के सापेक्ष गति करना। अरे समझ आया? देखिए मैं आपसे बोला कि प्रकाश के सापेक्ष गति करना, ठीक है। अब बात करते हैं गुरुत्वानुवर्तन की। बोले तो गुरुत्वानुवर्तन मतलब इसमें अगर एपिकल बड यानी कि जो लीफ जड़ होंगी, अगर उनमें ये हार्मोन यानी कि ऑक्सीजन पाया जाएगा, अगर तो इनकी जड़ें बहुत तेजी से क्या करेंगी? ग्रोथ करेंगी, बढ़ेंगी। देखिए, और मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? धरती में एक नॉर्मल हुई ना, आपका ग्रह है अपना धरती, तो क्या होगा? भूमि, अर्थ। तो इसमें क्या होगा कि भूमि के मतलब गुरुत्व बल क्या जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा, गुरुत्व बल के सापेक्ष वृद्धि करेंगी क्या? एपिकल बड। समझ आया मैं क्या बोला? जो आपकी एपिकल बड होंगी ऊपर वाली यानी कि प्रकाशानुवर्तन वाली, लाइट के सापेक्ष, प्रकाश के सापेक्ष, और इसमें गुरुत्व के सापेक्ष गति करेंगी। समझ आया? ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्राकृतिक ऑक्सीजन, कुछ ऐसे ऑक्सीजन भी होते हैं प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव द्वारा बनाए भी गए हैं। हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन के बारे में। तो दोस्तों प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला जो होता है मैंने बताया आपके लिए IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड। लर्न कीजिए इसके लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड कौन सा ऑक्सीजन है, प्राकृतिक या कृत्रिम, तो सीधे बोलेंगे भैया ये कैसा है? प्राकृतिक होता है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड ये कैसा होता है? ये भी प्राकृतिक होता है। इतनी बात याद कीजिए। कृत्रिम ऑक्सीजन क्या होते हैं? देखिए नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, क्या बोला आपसे? नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा जो होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लर्न कीजिए। देखिए जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी ठीक है उन्हें तो इन्हें पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा हो क्योंकि उन्होंने IUPAC पढ़ा हुआ है, लेकिन जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक रही है, जिन्होंने थोड़ा सा मतलब चलो छोड़ो इस बात के लिए, मतलब जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है ये समझिए, तो उन्हें थोड़ा सा टेंशन सी हो रही है। बोले क्या है? लर्न कीजिए, इसको लर्न कीजिए। जब मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट पे आऊंगा तब मैं आपको IUPAC भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए उदाहरण इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड क्या होते हैं? दोनों प्राकृतिक ऑक्सीजन होते हैं। और कृत्रिम ऑक्सीजन कौन से होते हैं? नैप्थेलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या होता है? ये कृत्रिम ऑक्सीजन होते हैं। ये एक तरीके से पीड़कनाशक होते हैं। क्या होते हैं? पीड़कनाशक। क्या होते हैं? पीड़कनाशक, कीटनाशक, और कहते हैं फर्टिलाइजर भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, ठीक है। कीटनाशक, पीड़नाशक और फर्टिलाइजर एक तरह से उत्पादकता बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। दोस्तों जिब्रेलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। और जो यहां से जिब्रेलिन पढ़ेंगे उनके जितने भी कंफ्यूजन है पूरे पूरे क्लियर होने वाले हैं मेरे दोस्तों। देखिए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन मतलब क्या था कि इसकी खोज कुनुशोवा ने की। ये बात कर लीजिए, कुनुशोवा, कनुशोवा, कुछ भी मतलब ऐसा ही नाम है, शोवा तो होगा ही होगा ना। तो कुनुशोवा ने की, किसने की? कुनुशोवा। अब पादपों की ऊंचाई, मैं क्या बोला? पादपों की ऊंचाई बढ़ाने में क्या होता है? ये कारीगर है। ये पादपों की ऊंचाई पर क्या करता है? ये कार्य करता है। देखिए पादपों की चौड़ाई और ऊंचाई मतलब क्या होता है? मोटाई, पौधा पतला पतला सा है, देखिए गिरगिना सा, मोटा सा हो गया, फिर लंबाई बढ़ रही है इसकी, मतलब चौड़ाई पे भी काम करता है ये हार्मोन, और ऊंचाई पे, लंबाई पे भी काम करता है। हष्ट पुष्ट एक पौधा तैयार कर देगा कुछ ही समय के अंतर्गत। मैं क्या बोला? इसकी खोज कुनुशोवा ने की। पादपों की ऊंचाई बढ़ाने वाला हार्मोन पादपों की चौड़ाई बढ़ाने का काम भी करता है ये। देखिए जो
जिब्रेलिन हार्मोन होता है वह संयोजकी ऊतकों का विकास करवाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका क्या, जब जाइलम और फ्लोएम मतलब इन ऊतकों का क्या, इन ऊतकों का निर्माण होगा, विकास होगा, तभी तो पौधा बढ़ेगा। मतलब ये क्या बात हुई? अरे आप समझाते हैं आपके लिए। ये देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो पौधा होता है, अरे जो पौधा होता है, पौधा देख लीजिए आप, क्या पौधा बनना है। ड्राइंग भी हमारी बहुत बेकार है, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। कुछ पौधा मान लीजिए, ये पौधा है, चलिए ये पौधा है, ये इसकी जड़ों में है। यानी कि जाइलम का मतलब क्या होगा? जो कि खनिज लवण यानी कि जल का अवशोषण होगा और वह तने के माध्यम से क्या होगा? लीव्स तक पहुंचेगा। ठीक है, लीव्स तक पहुंचेगा। जब लीव्स तक पहुंचेगा तो जब ये सिस्टम ठीक होगा, यानी कि जब जाइलम ठीक तरीके से कार्य करेगा, तभी तो पौधे तक पानी पहुंचेगा। ठीक है, अगर फ्लोएम ठीक ना हुआ, मान लीजिए जब जाइलम ठीक नहीं होगा, जब जाइलम ठीक नहीं होगा तो पेड़ पौधों की पौधे जो मतलब रसोई घर कही जाती है पत्तियां, पौधे की पत्तियां जो लीव्स हैं, जब भोजन कम बनेगा, अगर कम पानी पहुंचेगा तो उस प्रकार से मतलब भोजन नहीं बन पाएगा। आप देखते होंगे जब पौधे को, जब छोटा पौधा होता है उसकी जड़ें ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि बड़े पौधे में क्या होता है कि हम तो पानी डालते नहीं है, तो वो कैसे विकसित होता है? अरे भैया, बड़े पौधे की जड़ जो होती हैं बहुत नीचे तक होती हैं, वो कहीं ना कहीं नमी लेती है जमीन से, अर्थ से। लेकिन ऐसा नहीं होता इनके केस में। किसके? पौधे की, इनकी जड़ें छोटी छोटी होती हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं। तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, तभी पौधे पनपते हैं, बढ़ते हैं। तो क्या बोला? जो फ्लोएम का वर्क क्या होगा कि गए हुए पानी के माध्यम से, प्रकाश लाइट के माध्यम से, प्रकाश से और CO2 के माध्यम से, क्या? प्रकाश, CO2 और जल जो जाइलम द्वारा गया हुआ है, इसके माध्यम से क्या करेंगी? फूड का निर्माण करेंगी, भोजन का निर्माण करेंगी। तभी वह पेड़ पौधों के फ्लोएम के माध्यम से क्या होगा? प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग तक भोजन पहुंचेगा। समझ में आया? ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं क्या बोला कि संयोजी ऊतक जो होते हैं वो जाइलम यानी कि संयोजी ऊतकों का विकास यानी कि जाइलम और फ्लोएम का विकास करवाता है। कौन? आपका जिब्रेलिन। ठीक है, और ये तने वाले भाग में पाया जाता है। इस बात को समझिए, तने वाले भाग में पाया जाता है। कैसे? जैसे आप देखते गन्ना, गन्ना है, ये गन्ना आप कुछ ऐसे गन्ना होता है, देखिए आप, कुछ ये गन्ना होता है, ये और ये। आपने देखा होगा कि ये कुछ पर्वसंधियां होती हैं। क्या होती हैं? पर्वसंधियां। तो इन्हीं पर्वसंधियों पर छिड़काव किया जाता है। किसका? जिब्रेलिन का। किसका बोला मैंने? इन्हीं पर्वसंधियों पर क्या होता है? छिड़काव किया जाता है जिब्रेलिन का, जिससे पौधे की लंबाई और चौड़ाई का विकास होता है। तो आई होप मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जिब्रेलिन को यहीं पर क्या करते हैं? एंड करते हैं। और एक और बात, जैसे कि जिब्रेलिन के कुछ और भी कार्य होते हैं। जैसे क्या? मानिए कि आलू के आपने खेती देखी होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आलू जो है प्रसुप्त अवस्था में है। क्या है? प्रसुप्त अवस्था में है। मतलब क्या हो रहा है कि आलू का विकास तेजी से नहीं हो रहा है, या आलू का पौधा जल्दी से नहीं बढ़ रहा है, कि आलू का विकास नहीं हो रहा है। जब आप जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे ना, जब जिब्रेलिन का छिड़काव होगा तो वो आलू की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। बोले और क्या बताइए? मैंने देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो जिन पौधों पर जिब्रेलिन का छिड़काव होगा तो उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी। क्या होंगी? चौड़ी और विकसित होंगी, बड़ी बड़ी और चौड़ी होंगी। ठीक है, दूसरी बात हुई, मैं आपसे बोला कि क्या बोला कि जब आलू होता है तो जो प्रसुप्त अवस्था में होता है, तो इसकी जो प्रसुप्त अवस्था होती है उससे समाप्त करता है जिब्रेलिन। दूसरा मैंने क्या बोला? जिन पौधों पर छिड़काव होता है, क्या बोला मैं? जिन पौधों पर छिड़काव होता है उनकी पत्तियां क्या होती हैं? थोड़ी चौड़ी और मोटी होती हैं। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपसे क्या बोला? मैं आपसे बोला यदि आपको बीज रहित फल प्राप्त करना है तो वह जिब्रेलिन के माध्यम से ही होता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्रदर्शित करता है कि बिना बीज का फल बनाना
ये जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य होता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपसे क्या बोला कि पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। आलू क्या होता है, प्रसुप्त अवस्था में होता है। जब इसे छिड़काव किया जाता है तो वह जल्दी से ग्रो करता है, ग्रोथ होती है उसकी। तीसरा मैंने क्या बताया कि जब संयोजी युक्त को यानी कि जाइलम फ्लोएम का विकास करवाता है, ठीक है, पादपों की चौड़ाई लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, और मैंने आपको बताया कि साइटोकाइनिन, अगला जो हार्मोन है मेरे दोस्तों साइटोकाइनिन, ये भी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिन का एंटी है। बोले ये क्या बात हुई, एंटी मतलब, बताते हैं। साइटोकाइनिन, सबसे बड़ी बात, इसकी खोज 1958 में मिलर ने की। अरे ना, डेविड मिलर नहीं, मिलर है भी अपने। इसकी खोज 1958 ईस्वी में मिलर ने की। सबसे पहले इस हार्मोन को हेरिंगस्पियर प्लांट में एक पौधा होता है, इसे लर्न कर लीजिए। इस हार्मोन को सबसे पहले कहां से खोजा गया, मैं अब क्या कह रहा, हेरिंगस्पियर प्लांट। उसी प्रकार से मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो हार्मोन था उसे कहां से पृथक्कृत किया गया, मानव यूरिन से, मानव मूत्र से उसे पृथक्कृत किया। साइटोकाइनिन को कहां से लिया गया, हेरिंगस्पियर प्लांट से इसे खोजा गया। ये ऑक्सीजन हार्मोन का विरोधाभासी होता है। बोले ये क्या बात है? अरे मेरे दोस्तों, मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि जो ऑक्सीजन होता है वह प्लांट की, पौधे की, पेड़ की एपिकल बड, सीड्स वाले भाग पर, चाहे वो सीड्स किसका हो, पौधा ऊपर वाला भाग हो, चाहे निचला भाग हो, जड़ वाला भाग हो, तो उस पर क्या करता है, उसको बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ करता है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो आपका साइटोकाइनिन होता है वो एपिकल बड को रोकता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। समझ में आया? ये क्या होता है, ये प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन के क्या होता है, विरोध होता है, उसके एंटी होता है। मतलब ये क्रिया रोकता है, ये प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन रोकता है, पौधे को ऊपर बढ़ने से और पौधों की जड़ों को ज्यादा नीचे फैलने से रोकता है। जब भी पौधा बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता होता है, मतलब लोगों को लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है, उस पर हार्मोन्स डाला जाता है। कौन सा? आपका साइटोकाइनिन, जिससे क्या होता है, उसकी जड़ें कम फैलती हैं और क्या होता है, जो एपिकल बड है, सीड्स वाला भाग होता है, वो भी कम बढ़ता है। और दोस्तों देखिए मैं क्या बोला, यह सीड्स कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है, यह पौधों में म्यूटेशन के प्रोसेस को रोकता है। भाई म्यूटेशन के प्रोसेस को रोकता है। म्यूटेशन मतलब क्या? जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या होता है, मूव करता है, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन हार्मोन होता है। बताया मैंने आपके लिए, जब सनफ्लावर में ऑक्सीजन, आपका जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, सन निकला, जिस तरीके से सन मूव कर रहा है उसी प्रकार से ये फ्लावर भी उसी के सापेक्ष जा रहा है। अगर मानिए, अगर मैं उसमें ये हार्मोन डाल दूं साइटोकाइनिन, तो ये क्रिया कम होगी, सीधी सीधी बात है। तो यही मतलब है कि ये म्यूटेशन के प्रोसेस को रोकता है, ठीक है, यह म्यूटेशन के प्रोसेस को रोकता है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए जंतु जगत में आपको बताया, इकाई नोडर्मेटा, इकाई मतलब कांटे और डर्मेटा त्वचा, जिनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इकाई नोडर्मेटा बोलते हैं, ठीक है। ये पानी में पाए जाते हैं, उदाहरण स्टारफिश, समुद्री खीरा, सी लिली और सी अर्किन। मछली मैंने क्या बोला, मछली के बारे में आपको बताया कि जो मछली होती है वो जंतु जगत में सबसे पहले आई, और जो डॉग फिश है यानी कि जो आपका शार्क फिश है वो क्या है, उसमें बोन्स नहीं पाई जाती। गैम्बूशिया मछली क्या होती है, मच्छरों खाती है, स्टो मछली को जहरीली होती है। उसके बाद मैंने बताया सरीसृप, सरीसृप मतलब क्या होता है, इसकी रक्त ठंडा होता है, फ्लाइंग लिजर्ड, घड़ियाल, सर्प और मगरमच्छ। पक्षी, मैंने क्या बोला आपसे कि इनका खून गर्म होता है, और खून गर्म होता है तो न्यूमेटिक बोन होती है, जो कि ऐसी लचीली होती है। सबसे बड़ा पक्षी दोस्तों शतुरमुर्ग, छोटा हमिंग बर्ड, स्तनधारी। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, क्या बोला मैं आपसे, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इनका खून गर्म होता है और इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे स्तनधारी बच्चे होते हैं तो स्तनपान कराना, तो इसी ग्लैंड से वह दूध बनता है। देखिए
इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, व्हेल, मछली, डॉल्फिन, सील इत्यादि। क्या है ये सब? एग्जाम्पल है किसके? स्तनधारी के। बात करते हैं वनस्पति जगत की। मैं आपसे ये बोला, वनस्पति जगत का जो जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। और पौधों में 7 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें 3 आज कवर किए। कौन कौन से? देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। इसकी खोज डार्विन ने की। इसका प्रतिकरण मानव मूत्र से किया गया। इसका रासायनिक नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। आइए का निर्माण जड़ एवं पौधों के शीर्ष भाग पर के एपिकल बड पर होता है। शीर्ष भाग और जड़ वाले भाग। और कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशानुवर्तन की और गुरुत्वानुवर्तन की। शीर्ष भाग पर प्रकाशानुवर्तन और जो लोअर भाग होता है जमीन में, उस पर क्या होती है? गुरुत्वानुवर्तन। देखिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल बताया मैंने, आपने देख लीजिएगा। जिब्रेलिन, इसकी खोज क्रुसोवा ने की। पादपों की ऊंचाई बढ़ाने वाला हार्मोन है, पादपों की चौड़ाई बढ़ाने वाला हार्मोन है। संयोजी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, कौन कौन से होते हैं? संयोजी ऊतक जाइलम और फ्लोएम का विकास करवाता है। तने वाले भाग में ज्यादा पाया जाता है। साइटोकाइनिन, मैंने आपको बोला, इसकी खोज 1958 ईस्वी में मिलर ने की। सबसे पहले इस हार्मोन को हीरिंग प्लांट में खोजा गया। ऑक्सीजन हार्मोन का विरोधाभासी होता है। ठीक है, यह शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है। यह पौधों में म्यूटेशन के प्रोसेस को रोकता है। आई होप मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ सके। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।